Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Dream Achievers by Muhammad Adnan. Today we are going to learn about why democracy is spread by Francis Fukuyama. In this lecture, we will going to review about the third wave of democratization. Second is theories of why democratic wave occurs. Third is how democracy is rooted in the interests of specific social groups. Fourth is social mobilization and the link between change and democracy. Last is the political parties as key agents in the struggle over democracy. हम इन चार चीज़ों को फर्दर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। देखें, ये जो टॉपिक है व्हाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड, बेसिकली इट इज़ अबाउट द नीड ऑफ डेमोक्रेसी। अथॉरिटेरियन टाइम पीरियड के अंदर, मोनार्की टाइम पीरियड के अंदर ऐसा क्या था जिसके लिए गवर्नमेंट का मैकेनिज़्म ही चेंज करना पड़ा, गवर्नमेंट की टाइप ही चेंज करनी पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि डेमोक्रेसी की नीड आई? सिंपल सी बात है, किसी भी नई चीज़ की नीड तब होती है जब पिछली चीज़, जो एग्जिस्टिंग चीज़ होती है या एग्जिस्टिंग सिनेरियो होता है या एग्जिस्टिंग पॉलिसी होती है, उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट होता है, उसके अंदर कोई ना कोई वीकनेसेस होती हैं, तब जाके नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अदरवाइज़ अगर एग्जिस्टिंग सिस्टम सही चल रहा है, बेनिफिशियल है, स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्टेबल है, लवेबल है, तो उसके बाद न्यू सिस्टम की नीड नहीं पड़ती। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट वीकनेसेस जो हैं वो नज़र आती हैं, तो नए सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। अब अगर हम इसके थोड़े से बैकग्राउंड के ऊपर चले जाएं तो बिफोर 18th सेंचुरी जापान, चाइना, इस तरह के फिलीपीन, सिंगापुर, इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज थे। दैट वाज बेसिकली अनइक्वल एग्रेरियन सोसाइटीज़, इनको आप पीजेंट क्लास भी कह सकते हैं कि जिनके अंदर पीजेंट क्लास एग्जिस्ट करती है। अगर आप चाइना के माओइज़्म को पढ़ें तो चाइना के जो फाउंडर मेंबर्स थे जिन्होंने कम्युनिज्म का फाउंडेशन रखी थी, माओ ज़ेडोंग साहब, तो माओ ज़ेडोंग साहब ने ये चीज़ क्लियर की थी कि उन्होंने पीजेंट क्लास को आगे लेकर चले थे। ये हम आगे फर्दर इसको डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पे बात ये आती है कि स्टेट पॉलिसी जो है, जो डेमोक्रेसी है, उसकी बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई। तो या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो स्टेट पॉलिसी है या जो डेमोक्रेसी है, ऐसी क्या फैक्टर्स थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को मोबिलाइज किया। तो उनमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट चीज़ थी डेमोक्रेसी को मोबिलाइज करने की, दैट इज़ द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई 16th सेंचुरी के बाद, और वो 18th सेंचुरी में जो है वो बड़ा फास्ट मूवमेंट हुई इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। उससे पहले जो क्लासेस होती थी, दैट वाज लैंड ऑनर्स, जिनके जो अनइक्वल एग्रेरियन सोसाइटी को स्टार्ट करते थे, तो उनकी वजह से जो सोसाइटी का बैलेंस था वो प्रॉपर नहीं था। फिर ये जो लैंड ऑनर्स थे, टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के साथ इन्होंने ये बन गए इंडस्ट्रियलिस्ट होने की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप हुई। जब इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप हुई तो एक नई क्लास आई। इससे पहले दो क्लासेस थी, वन इज़ पीजेंट क्लास, सेकंड इज़ लैंड ऑनर क्लास, जिसे लैंडेड अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है। ये दो क्लासेस थी। जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलप हुई तो एक नई क्लास आई, दैट इज़ मिडिल क्लास। मिडिल क्लास बेसिकली अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स एंड एडम स्मिथ, जो मिडिल क्लास थी वो कन्फाइन थी सर्विस रिलेटेड जॉब्स, लाइक एजुकेशनिस्ट, लाइक डॉक्टर्स, लाइक इंजीनियर्स। ऐसे लोग जो सर्विस रिलेटेड चीज़ों से के साथ एम्प्लॉयड थे, उनको वो कहते थे मिडिल क्लास थी। और उसके बाद उन्होंने एक दूसरी क्लास की जिसको हम
वर्किंग क्लास कहते थे कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, जो लैंडेड अरिस्टोक्रेसी की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के बाद जो आए, तो उन्होंने क्या की, एक नई सोसाइटी बनाई। अच्छा, फर्दर हम इसको टाइम उसके बाद जब टॉपिक आएगा हम आगे इसको डिस्कस करेंगे भी सही। बेसिकली डेमोक्राइजेशन की 3 वेव्स हुई हैं एट सम एक्सटेंट। कुछ लोग 4 वेव्स को भी डिस्कस करते हैं, लेकिन बेसिकली आपको 3 वेव्स ही नज़र आती हैं। फर्स्ट वेव क्या थी? फर्स्ट वेव थी जो स्टार्ट हुई वो 1820 से स्टार्ट हुई और लेट 19 तक चलती रही। और ये जो फर्स्ट वेव थी ये ऑल ओवर, ये मोस्टली आपके यूरोप के अंदर नज़र आती है। क्यों? क्योंकि यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हुई। उसके बाद सेकंड वेव है, सेकंड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन जो है उसको ये शॉर्ट वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन कहा जाता है, जो वेरी आफ्टर वर्ल्ड वार 2 1945 के बाद स्टार्ट हुई और नियर अबाउट 1954-55 तक एंड भी हो गई। उसके बाद थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन स्टार्ट हुई जो 1970 से स्टार्ट हुई, और 1970 से स्टार्ट होने के बाद नियर अबाउट कहा जाता है कि 2005 और 2006 तक जो है ये डेमोक्राइजेशन वेव्स रही है। एंड मोस्ट अफेक्टेड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन भी इसको कहा जाता है। इस वेव के अंदर बहुत सारे कंट्रीज जो है एशिया के, लाइक फिलिपीन, ब्राज़ील, लातिन अमेरिका के ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, और एशिया के कई कंट्रीज, साउथ कोरिया, ताइवान, फिलिपीन, ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये डेमोक्राइज हुए, अथॉरिटेरियन से चेंज हो के डेमोक्राइजेशन की तरफ आए। एक ऑथर है, हिज नेम इज़ लैरी डायमंड। लैरी डायमंड जो है वो बताते हैं कि फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन भी है, और वो फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन 2011 के अंदर आए, जिसको अरब स्प्रिंग भी कहा जाता है, जो तुनिसिया से स्टार्ट हुई। मोहम्मद बौजीज़ी साहब थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया ड्यू टू अथॉरिटेरियन पीरियड एंड अथॉरिटेरियन सफरिंग इन तुनिसिया। तो इसको फोर्थ वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन उन्होंने नाम दिया। अदरवाइज अगर आप कहीं देखें तो आपको 3 वेव्स ऑफ डेमोक्राइजेशन ही नज़र आती हैं। और इस थर्ड वेव ऑफ डेमोक्राइजेशन के बाद आप देखें तो जब 1970 तक ऑल ओवर द वर्ल्ड 205 कंट्रीज़ हैं, जिसमें 193 कंट्रीज़ जो यूनाइटेड नेशन से हैं, इनके अंदर जस्ट 35 कंट्रीज़ थे जो डेमोक्रेटिक कंट्री थे। But after third wave of democratization after 1970, the strength of democratic countries was 120. अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट होता है, how democracy spread? क्वेश्चन ये है कि 1970 से पहले डेमोक्राइजेशन क्यों नज़र नहीं आई, और 1970 के बाद ऐसे क्या फैक्टर्स आ गए कि आपको ये नज़र आता है कि डेमोक्राइजेशन एक फास्ट पेस के साथ आई कि 35 कंट्रीज 1970 के अंदर डेमोक्राइज थे, और आफ्टर 1970 टिल 2005 आपके 120 कंट्रीज हो गए। तो ऐसा क्या हुआ, किस तरह ये हुआ? तो इसमें 2 बातें की जाती हैं। सबसे पहले कहा जाता है आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, और दूसरी बात की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ की। इसके अंदर पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। देखें, आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये हिडन है डेमोक्राइजेशन के अंदर ही, और आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कॉन्सेप्ट क्या था? दैट इज आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी एंड आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी बाय एलेक्सिस डी टॉकवेले। इन्होंने आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर एक आइडिया दिया, हाउ डेमोक्रेसी स्प्रेड एंड व्हाई डेमोक्रेसी स्प्रेड। तो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, ये 2 कॉन्सेप्ट दिया, आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी एंड आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। अब वो कहते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी 1970 के बाद आया?
क्या ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था? तो ऑफशोर के ये कॉन्सेप्ट पहले भी एग्जिस्ट करता था और ये कॉन्सेप्ट एथनियन टाइम से ही एग्जिस्ट करता है। अगर आप प्लेटो, अरिस्टोटल इन सब के कॉन्सेप्ट्स पढ़ें तो वो वहाँ आपको इक्वालिटी नज़र आती है। प्लेटो के एजुकेशन के अंदर इक्वालिटी नज़र आती है, प्लेटो के जस्टिस के अंदर आपको इक्वालिटी नज़र आती है, तो ये इक्वालिटी तब भी थी। अब फिर अगेन क्वेश्चन होता है कि अगर आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी एंड आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी पहले भी था तो फिर ये 1970 के बाद क्यों इमर्ज हुआ? तो 1970 के बाद इमर्ज होने की सबसे मेन रीज़न ये थी कि इस आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं किया गया। ह्यूमन इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी तब होती है जब दो चीज़ें होती हैं। वन इज रूल ऑफ लॉ, सेकेंड इज अकाउंटेबिलिटी, जिसे आप डेमोक्रेसी भी कह सकते हैं। जब ये दो चीज़ें होती हैं तो तब कहीं जाके आपका जो आइडिया जो है वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होता है कि हर कोई उस आइडिया के ऊपर वर्क कर सकता है। बट एट दैट टाइम डेमोक्रेसी वाज surrounded by authoritarian periods and monarchs, people's kingship theory was exist। तो जिसकी वजह से वो जो स्टेट थी उस स्टेट के अंदर आइडिया ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी एंड आइडिया ऑफ ह्यूमन डिग्निटी प्रिवेल नहीं कर सकी। उससे आगे जो एलेक्सिस डी टॉकवेले साहब हैं वो डेमोक्रेसी की डेवलपमेंट की आइडिया का जो कॉन्सेप्ट है उसकी 6 डायमेंशंस देते हैं। वो सेंट्रल आइडिया देते हैं दैट इज बेसिकली आइडिया एंड लेजिटिमेसी। जब तक आप डेमोक्रेसी को, आइडिया को, इक्वालिटी को, डिग्निटी को, फ्रीडम को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड नहीं करेंगे, लेजिटिमाइज्ड नहीं करेंगे तो वो उस कंट्री के अंदर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कभी भी अप्लाई नहीं हो सकती। तो एलेक्सिस डी टक्वेला के मुताबिक आइडिया हैज द आइडिया एंड लेजिटिमेसी एज द सेंट्रल पार्ट। इकोनॉमिक ग्रोथ and social mobilization mean emerging of new social groups which I already defined in the name of middle group। तो आइडिया और लेजिटिमेसी को इन्फ्लुएंस करते हैं दो कॉन्सेप्ट, दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल मोबिलाइजेशन। और ये दो चीज़ें जब आइडिया और लेजिटिमेसी को मोबिलाइज करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, फर्दर कैटलाइज करती हैं, तो उसके बाद 3 चीज़ें इमर्ज होती हैं, दैट इज अ स्टेट, रूल ऑफ लॉ एंड डेमोक्रेसी। अब उससे आगे हम चलते हैं तो क्वेश्चन आता है कि वाई द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी और ह्यूमन इक्वलिटी टेक्स ऑफ इन सम पीरियड्स एंड नॉट इन द अदर्स। तो इसकी मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ पीरियड आफ्टर 1970 ये क्यों हुआ और बिफोर 1970 आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो क्यों प्रिवेल नहीं कर सका। तो इसकी बेसिकली रीज़न दैट वाज द इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर आइडिया अरोज इन द वेस्ट एंड नॉट एल्सवेयर। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो माइंड में आता है कि अगर ऐसा ही था, अगर ये आइडिया के ऊपर था, डिग्निटी के ऊपर था, इक्वालिटी के ऊपर था, तो ये सिर्फ वेस्ट के अंदर क्यों एग्जिस्ट किया सबसे पहले फॉर अ लॉन्ग टाइम, और जो बाकी रीजन्स थे वर्ल्ड के उनके अंदर ये इफेक्टिव क्यों नहीं हुआ। तो इसका बेसिक सा आंसर है दैट इज द रिच इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज एग्जिस्ट इन द वेस्ट।
जर्मनी, फ्रांस, यूके, ये सारे यूएसए, ये सारे जितने भी कंट्रीज आपको नजर आते हैं दैट वाज इंडस्ट्रियलाइज्ड इन 19th सेंचुरी और ऑलरेडी रिच भी थे। तो यहां से एक आइडिया इमर्ज होता है दैट इज द कोरिलेशन बिटवीन हाई लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड स्टेबल डेमोक्रेसीज like world rich industrialized countries today are democracies and authoritarian are less developed। क्लियर है यहां पे। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक चीज समझ लें कि एक कंट्री की किसी टाइप की गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो मोनार्की हो सकती है, किंगशिप हो सकती है, ओलिगार्ची हो सकती है, अरिस्टोक्रेसी हो सकती है, डेमोक्रेसी हो सकती है, किसी भी टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है। जब एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रिवेल कर रही होती है तो वो चल भी जाती है। बट यहां पे मैं आपको क्या समझाने लगा हूं कि अगर कोई एक कंट्री पहले अथॉरिटेरियन था और उन्होंने अपना टाइप ऑफ गवर्नमेंट चेंज करके डेमोक्रेसी की तरफ चले गए तो अगेन वो डेमोक्रेसी से अथॉरिटेरियन की तरफ मूव नहीं कर सकते। अगर वो मूव करेंगे तो आपको नजर आएगा कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो डिस्टर्ब होगी। आप किसी कंट्री की एग्जांपल उठा के देख लें, आप पाकिस्तान की एग्जांपल उठा के देख लें, दूर नहीं जाए तो 40 इयर्स पाकिस्तान की 76 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर पाकिस्तान ने अथॉरिटेरियन रिजीम को फेस किया। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ सबके सामने है। इसी तरह अफ्रीका के कंट्रीज उठा के देख लें, टाइम टू टाइम उनमें चेंज हुआ। मिडल ईस्ट की कंट्रीज उठा के देख लें, सीरिया को देखें, यमन को देखें, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके अंदर आप देखें कि उनके डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसके बाद फिर अथॉरिटेरियन रिजीम आ गया। जिस तरह भी आया वो एक अलग डिबेट है। आप देखें उन सब की इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव में नहीं है। अब यहाँ पे आप KSA की एग्जांपल देखें, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की, आपको नजर आएगा कि वो पहले भी किंगशिप के अंदर थे, वो आज भी किंगशिप के अंदर है। तो वो मूव कर रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी हो रही है। UAE की एग्जांपल लें, कतर की एग्जांपल लें, तो आप देखें कि इनके अंदर सफरिज, जिन्हें हम यूनिवर्सल सफरिज या एडल्ट सफरिज कहते हैं, वो नहीं है, बट वो ग्रोथ कर रहे हैं। दैट इज बेसिकली द कनेक्शन बिटवीन डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। अब क्या है, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ एंड मोरे, वो ये बात करते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंडेंट, वो बेसिकली एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, दैट इज लिबरल डेमोक्रेसी। और लिबरल डेमोक्रेसी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज रूल ऑफ लॉ। जितने भी बोर्जवा हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, एलीट क्लास हैं, उनको कंप्लीट डेमोक्रेसी से कोई मतलब नहीं है। दे ऑलवेज वांट लिबरल डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ। अब आपसे पूछें, सवाल ये बनता है कि रूल ऑफ लॉ से उन्हें क्या फायदा है, तो रूल ऑफ लॉ विल प्रोटेक्ट देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जो उन्हें ये चाहिए कि वो लॉ हो जो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, उनकी लाइफ, उनकी प्रोडक्शन, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करे, वो चाहिए। डेमोक्रेसी, कंप्लीट डेमोक्रेसी से इनका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, वही बात के ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ से और सोशल मोबिलाइजेशन से क्या होती है, डेमोक्रेसी होती है। क्या, अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट की तरफ मूव कर चुके हैं। फर्स्ट कि हमने कहा कि द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज हिडन इन द डेमोक्रेटिक आइडिया विच इज बेसिकली आइडिया एंड लेजिटिमेसी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी इज हिडन बिटवीन द डेमोक्रेटिक आइडिया। और डेमोक्रेटिक आइडिया क्या था, टू लेजिटिमाइज एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द ह्यूमन
इक्वालिटी एंड ह्यूमन डिग्निटी। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर चले जाएं सेकंड आइडिया के अंदर, तो नजर आएगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या करती है, सोशल मोबिलाइज करती है, और इसके अंदर आइडिया इज अ पार्ट बट नॉट अ कंप्लीट पार्ट। आइडिया के अंदर क्या होता था कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल मोबिलाइजेशन मूव करती थी आइडिया और लेजिटिमेसी की तरफ, और फिर आइडिया ऑफ लेजिटिमेसी मूव करता था डेमोक्रेसी की तरफ। बट इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इन्फ्लुएंस करती है सोशल मोबिलाइजेशन को, एंड सोशल मोबिलाइजेशन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है डेमोक्रेसी को। दैट इज द सिक्स्थ डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट। अब हम आते हैं मार्क्सिस्ट के ऊपर, कार्ल मार्क्स साहब के ऊपर। तो कार्ल मार्क्स साहब ने अपनी थ्योरी के अंदर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ क्लासेस दी हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए 3 टाइप्स की क्लासेस हैं। फर्स्ट, ट्रेडिशनल लैंड ओनिंग क्लास, इनको ओल्ड अथॉरिटेरियन ऑर्डर भी कहा जाता है और लैंडेड अरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है, ओल्ड ओलिगार्ची भी कहा जाता है। सेकेंड इज बोर्जवा क्लास, बोर्जवा क्लास लाइक एलीट क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, ऑनर क्लास। थर्ड इज प्रोलिटेरिएट क्लास, और प्रोलिटेरिएट क्लास कौन सी होती है कि जो बोर्जवा की इंडस्ट्रियलाइज्ड जो मैकेनिज्म होता है उसके अंदर जो काम करने वाले हैं उनको प्रोलिटेरिएट कहा जाता है। अब यहाँ पे एक न्यू फिलोसफर हैं जो पोस्ट मार्क्सिज्म के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज ब्रिंगटन मोरे। ब्रिंगटन मोरे कहते हैं दैट इज नो बोर्जवा नो डेमोक्रेसी। अब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे फर्दर देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो ब्रिंगटन मोरे साहब जो हैं वो कहते हैं कि एक तो बोर्जवा 2 टाइप के होते हैं। वन इज बोर्जवा जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, एलीट क्लास है। सेकंड इज पैटी बोर्जवा। अब पैटी बोर्जवा होते हैं कि जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्री, शॉपकीपर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, स्मॉल लेवल के ऊपर। ओवरऑल क्या है कि ब्रिंगटन मोरे साहब कहते हैं कि हर वो इंसान जो एक बिजनेस कर रहा है, लार्ज स्मॉल मीडियम लेवल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है, वो बोर्जवा है। बट जो लार्ज लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करता है उसे बोर्जवा कहते हैं, और जो स्मॉल लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करता है उसे पैटी बोर्जवा कहते हैं। अब जो मोरे साहब हैं वो कहते हैं कि बेसिकली 3 क्लासेस नहीं होती, जो कार्ल मार्क्स साहब ने 3 क्लासेस बताई, ट्रेडिशनल लैंड ओनर्स, बोर्जवा एंड प्रोलेटेरिएट। मोरे साहब कहते हैं कि बेसिकली 4 क्लासेस होते हैं। लैंडेड ऑन 3 क्लासें कार्ल मार्क्स साहब की जो उन्होंने डिफाइन की, एंड 4th इज पीजेंट्री क्लास। तो पीजेंट्री क्लास डैनियल मोरे साहब कहते हैं कि कार्ल मार्क्स साहब जो हैं उन्होंने जो भी कॉन्सेप्ट दिया वो सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया, कि सिटी के अंदर, एक शहर के अंदर जो लोग रहते हैं उसके अंदर 3 है, लैंडेड ओनर्स हैं और आपके एक इंडस्ट्रियलिस्ट है जिसकी इंडस्ट्री है, और जो वर्किंग है सिटी वर्कर्स हैं वो जाके वर्क करते हैं। बट वो मिस कर रहे एग्रेरियन स्टेट को, एग्रेरियन पीपल को, जिनको पीजेंट क्लास कहा जाता है। तो बेसिकली इन्होंने 4 तरह की क्लासेस दे दी। लैंडेड अरिस्टोक्रेसी, वर्किंग क्लास, और इन्होंने वर्किंग क्लास को मिडिल क्लास का नाम भी दिया। वर्किंग क्लास / मिडिल क्लास, ये एक ही क्लास का मोरे साहब ने कहा है। उसके बाद पीजेंट क्लास एंड बोर्जवा क्लास। उसके बाद मोरे साहब एक दूसरी बात भी करते हैं कि हमने अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जो बोर्जवा क्लास होती है ये डिमांड करती है लिबरल डेमोक्रेसी की, in which rule of law is the only ingredient। बट मोरे साहब बात करते हैं कि
लिबरल डेमोक्रेसी का ओनली पार्ट रूल ऑफ लॉ नहीं है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कहाँ से रोल आ गया? तो सब बात ठीक है, सबसे पहले डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस करने के बाद सबसे पहला कॉन्सेप्ट रूल ऑफ लॉ ही था। रूल ऑफ लॉ से क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ के बाद यूरोप ने दो रेवोल्यूशन देखी। वन इज फ्रेंच रेवोल्यूशन विच वाज इनिशिएट इन 1789 एंड एंड इज 1799 आफ्टर द 10 year of revolution. Second is glorious revolution in UK which was start in 1688 and end in 1689. जब ये दो रेवोल्यूशंस देखी तो इन दो रेवोल्यूशंस के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ रूल ऑफ लॉ के अंडर जो वर्किंग क्लास की थी वो बेहतर हुई, जिससे मिडिल क्लास डेवलप हुई। और जब मिडिल क्लास डेवलप हुई तो मिडिल क्लास के डेवलप होने के बाद उनकी सबसे पहली डिमांड थी टू प्रैक्टिकली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स। उससे पहले जितनी भी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पहले भी थी, लेकिन उसमें प्रैक्टिकली नहीं था। वोट की सूरत में अगर हो तो हो, अदरवाइज उनकी प्रैक्टिकली पार्टिसिपेशन नहीं थी। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया और रूल ऑफ लॉ का आइडिया चेंज करके उन्होंने डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी कर दी। अब साइकिल क्या चलाया मोरे साहब ने? मोरे साहब ने साइकिल चलाया कि सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसके बाद क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद सोशल मोबिलाइजेशन होगी, सोशल मोबिलाइजेशन के ग्रोथ के बाद डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस होगी, डेमोक्रेसी के इंट्रोड्यूस होते ही रूल ऑफ लॉ अप्लाई होगा, और जब रूल ऑफ लॉ अप्लाई होगा तो एक प्रॉपर स्टेट डेवलप हो जाएगी। और जब स्टेट डेवलप होगी तो उस जितना भी वो आइडिया था उसको लेजिटिमाइज किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया जाएगा। 6 डायमेंशन होगी। अब यहाँ पे हम एक बात करते हैं कि इससे पहले चाहे अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स 3 क्लासेस एंड अकॉर्डिंग टू मोरे 4 क्लासेस, ये 4 क्लासेस हैं, बट ये रूल ऑफ लॉ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इसको इंश्योर किसने करवाना है? बिकॉज अ लार्ज ऑफ पॉपुलेशन वांट टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। अब अगर एक कंट्री की 1 करोड़ पॉपुलेशन है, अब 1 करोड़ तो प्रैक्टिकली पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में नहीं आ सकती ना। वोटिंग में आ सकती है बट वोट लेने में तो नहीं आ सकती। तो इसके लिए सोशल क्लास वर इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिक बट इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल एक्शंस unless they are embodied in specific organization। आप देखें तो अगर आप प्री पार्टीशन में पाकिस्तान का देखें तो सेम यही हुआ 1905 में शिमला डेपुटेशन के अंदर। जब शिमला डेपुटेशन जो है वो वाइस राय के पास गया तो वाइस राय ने के पास उन्होंने अपनी डिमांड्स दी वाइस राय के पास 1905 में। तो वाइस राय ने सबसे पहले यही बात की कि आप पहले पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन तो बनाएं, जिसकी बेस पर 1906 के अंदर मुस्लिम लीग बनी थी। तो सेम ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी, ये कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल पार्टीज का पहले भी था, तो पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ी। अब जब पॉलिटिकल पार्टीज डेवलप हुई तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का जो ड्रॉबैक ये था कि हर क्लास की अलग पॉलिटिकल पार्टी बन गई। जो बोर्जवा क्लास थी उनकी कंजर्वेटिव पार्टी बन गई, कंजर्वेटिव पार्टी विच इज रिलेटेड टू एथनिसिटी, रिलीजन एंड ट्रेडिशंस। जो मिडिल क्लास थी उसकी लिबरल पार्टीज बन गई। वर्किंग क्लास जो थी उनकी सोशलिस्ट पार्टीज बन गई लाइक इन सोवियत यूनियन, और जो पीजेंट क्लास थी उसकी कम्युनिस्ट पार्टी बन गई इन चाइना कम्युनिज्म के थ्रू। अब चारों क्लासेस 4th क्लास थी और 4th क्लास की हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर डिफरेंट
पॉलिटिकल पार्टीज थी और डिफरेंट एजेंडा था और डिफरेंट मैनिफेस्टो थे। अब उसके ऊपर क्या हुआ, उसके ऊपर आफ्टर द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मैनिफेस्टो चेंज करना पड़ा। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना मैनिफेस्टो चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो सिर्फ अगर उन्होंने वोट लेना है, मैं एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं इस चीज को। एक कंजर्वेटिव पार्टी है और कंजर्वेटिव पार्टी एलीट क्लास को सपोर्ट कर रही है। अब अगर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए वोट लेने जाना है और 60% पॉपुलेशन वर्किंग, पीजेंट एंड मिडिल क्लास की है और 40% पॉपुलेशन एलीट क्लास की, एग्जाम्पलीफाई कर रहा हूं, तो क्या वो 60% पॉपुलेशन वोट देगी? वो तो अपनी को देगी कि मिडिल क्लास जो है वो वर्किंग लिबरल पार्टीज को देगी। तो इस तरह हर पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो टाइम टू टाइम चेंज होता गया और ये चेंज होने की बेसिकली 3 रीजंस थी। वन इज एथनिसिटी, सेकंड इज रिलीजन, फोर्थ इज फॉरेन पॉलिसी। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, यहाँ पे जो हमने 6 डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट पहले डिस्कस की, that is economic growth, social mobilization, idea and legitimacy, democracy, rule of law and the state। ये जो 6 डायमेंशन थी, इस 6 डायमेंशन में एक 7th डायमेंशन भी इंक्लूड हो जाती है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। तो ये 7 डायमेंशन कैसे इन्फ्लुएंस होती हैं, तो इसके अंदर साइकिल क्या डेवलप होता है। स्टेट, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक स्टेट की डेवलपमेंट के लिए तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ मोबिलाइज करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा सोशल मोबिलाइजेशन को, और सोशल मोबिलाइजेशन जो है वो इंश्योर करवाएगी पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज फर्दर आफ्टर द यूनिवर्सल सफरेज, आफ्टर द एडल्ट सफरेज, जो भी मैकेनिज्म है वोटिंग का, वो उससे डेमोक्रेसी डेवलप होगी। आइडिया डेमोक्रेसी से रूल ऑफ लॉ होगा, रूल ऑफ लॉ से स्टेट होगी, और स्टेट जो है वो उस सारे कॉन्सेप्ट को लिजिटिमाइज करेगी। तो दैट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। व्हाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड, या डेमोक्रेसी को स्प्रेड करने की जरूरत पेश है। अब यहाँ पे आफ्टर देयर 4th क्लास ऑफ पार्टीज, जब ये मर्ज हुई डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में, डिफरेंट मैनिफेस्टो के अंदर, तो एक नई पार्टी बनी, दैट इज क्लाइंटलिस्टिक पार्टी। अब क्लाइंटलिस्टिक पार्टी क्या होती है? क्लाइंटलिस्टिक पार्टी वो पार्टी होती है कि जो किसी मैनिफेस्टो या प्रोजेक्ट की बेस पर ना हो, वो किसी लीडर की, किसी पर्सन की क्रिस्मेटिक एबिलिटीज के गिर्द रिवॉल्व करता हो। लाइक पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीटीआई, बेसिकली द वोटर ऑफ पीटीआई इज आर सराउंडिंग अराउंड द क्रिस्मेटिक लीडरशिप, क्रिस्मेटिक पर्सनैलिटी ऑफ आईके, इमरान खान साहब, तो उनके गिर्द रिवॉल्व करती है। अदरवाइज पीटीआई का कोई कंप्लीट डिफाइंड मैनिफेस्टो नहीं है। अगर आप पीपल पार्टी का देख लें पाकिस्तान के अंदर, या आप पीएमएलएन का देख लें, तो उनके मैनिफेस्टो डिफाइंड है। आप यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी देखें तो डिफाइंड उनका मैनिफेस्टो है कि उन्होंने कैपिटलिज्म को सपोर्ट करना है। और अगर आप लेबर पार्टी को देख लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि वो आपको पीजेंट क्लास या लोअर क्लास को सपोर्ट करती नज़र आएगी। अब क्या है कि 7th कॉन्सेप्ट हमने दे दिए। लास्ट कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन कर देता हूं कि आइडिया दोनों के दरमियान डिफरेंस कर देता हूं कि हमने जो 2 कॉन्सेप्ट पढ़े, व्हाई डेमोक्रेसी स्प्रेड एंड हाउ डेमोक्रेसी स्प्रेड, तो 2 चीज़ पढ़ी। वन इज आइडिया और लेजिटिमेसी,
सेकंड हमने पढ़ा इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम इसको एक लाइन में फिर डिफाइन करते हैं कि आइडिया इज इम्पोर्टेंट बट इट वाज नॉट अफेक्टिव ऑन पीजेंट क्लास ड्यू टू लो डिग्री ऑफ सोशल मोबिलिटी। तो सोशल क्लास को ऐड किया कार्ल मार्क्स साहब ने एंड मोरे साहब ने, और डेमोक्रेसी का एक न्यू कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, दैट इज डेमोक्रेसी इमर्ज इन यूरोप इन ग्रेजुअल स्टेजेस ओवर 150 years एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रगल अवे मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास, ओल्ड ओलिगार्ची एंड पीजेंट के 3 क्लासों की स्ट्रगल करने के अंदर, जिसमें एक बोर्जवा है, एक प्रोलिटेरिएट है और उसके अंदर मिडिल क्लास है। इस कंप्लीट मैकेनिज्म को मार्क्स एंड मोरे फ्रेमवर्क भी कहा जाता है। दैट इज द पार्ट ऑफ व्हाई डिड डेमोक्रेसी स्प्रेड। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में तो वो इनबॉक्स में आकर पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।